ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। उसी के आगे टू बी कंटिन्यू करते हुए लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से गुलाम वंश में इल्तुतमिश तक मैंने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। इस क्लास में हम सुल्तान जुगनुद्दीन फिरोज से, जो कि चौथा सुल्तान है गुलाम डायनेस्टी का, जिसने केवल 1236 तक ही शासन किया, मात्र 1 साल अयोग्य शासक था। एक्चुअली इल्तुतमिश को अपने जीवन में इस बात का एहसास हो गया था कि उसके दोनों ही पुत्रों में से कोई भी मूर्ख शासन चलाने लायक नहीं है। इसलिए उसकी इच्छा थी कि उसकी बेटी रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठे, चूंकि उसकी मां किसकी, इल्तुतमिश की वाइफ और सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज की मां और रजिया सुल्तान की मायकी थी। सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज की मां चाहती थी कि यह सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश का बड़ा बेटा ही शासन करे, बट उसका इल्तुतमिश चाहता था कि रजिया सुल्तान बने। लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात उसकी माता ने इसको गद्दी पर बैठाला। इल्तुतमिश की डेथ के बाद उसका बड़ा पुत्र गद्दी पर बैठा हुआ एक अयोग्य शासक था। वह विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका शासन उसकी मां शाह तुर्कान चलाती थी। शाह तुर्कान बेसिकली एक तुर्क दासी थी, मूलतः एक तुर्क दासी थी। एक्चुअली मैंने पहले ही आपको बताया है कि जितने भी सरदार थे, तुर्क सरदार, बाहर से आए हुए थे मुसलमान, बाहर से आए हुए मुस्लिम तुर्क सरदार थे। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने का उनका जब क्रम चलता है, तो पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, आगे भी डिस्कस करूंगा और पूरा आपको टाइमलाइन बताऊंगा कि किस तरह से 1000 ईस्वी से लेकर महमूद गजनवी के आक्रमणों से लेकर 1947 तक का पूरा टाइमलाइन आपको बनाऊंगा। इतिहास आपके चुटकियों में आ जाएगा, हमेशा चुटकियों में इतिहास आ जाएगा, कहीं भी जाओ इतिहास आपकी जबान पे। बस थोड़ा सा क्लास में बने रहिए। तो शाह तुर्कान मूलतः एक तुर्क दासी थी। उससे परेशान होकर अमीरों ने उसे गद्दी से हटा दिया और उसके बाद अमीरों ने रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत पर बैठाया। एक्चुअली ये अमीर जो है ये थे कौन, बता देता हूं आपको। अमीर दिल्ली सल्तनत में किंग मेकर की भूमिका निभाते थे, यानी अमीर जो तुर्क सरदार हुआ करते थे वो ये डिसाइड करते थे कि कौन सा अगला सुल्तान गद्दी पर बैठेगा। यानी पावरफुल बन चुके थे, इनकी चलती थी, चौधरीगिरी थोड़ी इनकी चल रही थी, इसलिए यहां ये बन गए थे। आगे रजिया सुल्तान का शासन 1236 से 1240 तक रहता है। रजिया सुल्तान के बारे में 4-5 फैक्ट है, वो आपको दिमाग में रख लेने। रजिया सुल्तान उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान ने पर्दा और प्रथा को त्याग कर चोगा, काबा और कुलाह टोपी पहनकर दरबार में जाना प्रारंभ किया। समझ गए? उसके दरबारी कभी उससे घृणा करते थे। क्यों उसके दरबारी कभी उससे घृणा करते थे? उसके दरबारी कभी उससे इसलिए घृणा करते थे क्योंकि दरबारी कभी नहीं चाहते थे कि एक लेडी उनके ऊपर शासन करे और लेडी का हुक्म माने। यह बात उनको अखरती थी बहुत। इसी का षड्यंत्र रचकर वो हमेशा चाहते थे कि रजिया सुल्तान गद्दी से हट जाए। कहानी तो यूं है कि रजिया सुल्तान को जब रजिया सुल्तान ने अमीरों की बगैर सलाह के एक अबिसिनिया के एक हबसी को घोड़ों का सरदार बना दिया और फिर उसके बाद अमीरों ने इसको गद्दी से हटा दिया। गद्दी से तो बाद हटा, लेकिन उससे पहले जब कहा जाता है कि इसने निकाह एक विदेशी से कर लिया, ईरान का था, एक विदेशी से इसने ब्याह कर लिया। उसके बाद कहानी यूं घटी कि इसका जो संबंध था वो कुछ तुर्क सरदारों से चल रहा था, इसलिए इसके हस्बैंड ने ही इसको मरवा दिया था। ये कहानी कुछ भी रही हो, लेकिन आपको यहां समझना है। उसने अबिसिनिया के एक दास जमालुद्दीन याकूत को घोड़ों का सरदार बना दिया। घोड़ों का सरदार बना दिया जिससे अमीर उससे नाराज हो गए। रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से निकाह मुस्लिम भाषा का शब्द है और हिंदी में इसको शादी कहते हैं, कर लिया। 13 अप्रैल 1240 को कैथल के आसपास, कैथल हरियाणा का एक जिला है, हरियाणा में 23 जिले आते हैं, उनमें कैथल भी एक जिला है, में हिंदू डाकुओं ने उसकी हत्या कर दी। कहा जाता है कि कैथल के आसपास बहुत जंगल पड़ता था उस टाइम, जब मुल्तान, चूंकि आज पाकिस्तान में पड़ता है, मुल्तान से आक्रमण किए हुए रजिया सुल्तान वापस जब दिल्ली आ रही थी
तो उसके हस्बैंड ने ही, माना जाता है कि उसके इतिहासकार मानते हैं कि उसके हस्बैंड ने हिंदू डाकुओं का एक गुट इकट्ठा किया और उसकी हत्या कैथल के जंगलों में करवा दी। क्लियर है ना? यहां से उसकी हत्या के साथ रजिया सुल्तान का इतिहास इतना ही रहता है और रजिया सुल्तान का की दास्ता जो है यहां से समाप्त हो जाती है। अब आगे दास्ता चलते हैं मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह एक्चुअली था तो उसी का पुत्र मुइजुद्दीन बहराम शाह था तो उसी का पुत्र इल्तुतमिश का। 1240 में अमीरों ने मुइजुद्दीन बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। उसने सुल्तान के अधिकार को कम करने के लिए नाइब का पद बनाया। मई 1240 ईस्वी में तुर्क सरदारों ने बहराम शाह को मार डाला। अलाउद्दीन मसूद शाह, यह यहां से स्थिति खत्म हो जाती है। अलाउद्दीन मसूद शाह आता है अगला 7वां। बहराम शाह के बाद उसके पौत्र यानी पोते को तुर्क सरदारों ने दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। बलबन ने षड्यंत्र रचकर, यहां एक्चुअली बलबन जो आपको समझा देता हूं, आप समझ लो। दासों का दास था बलबन। एक क्रम समझो आप। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? मोहम्मद गोरी का, बात तो आपको पता है। अब आते हैं मोहम्मद गोरी का, इसका कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश किसका दास था? कुतुबुद्दीन ऐबक का, क्योंकि पहले इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, बाद में दामाद बन गया था। अब इल्तुतमिश का ही गुलाम बलबन था। कौन? ये बलबन। बलबन का रोल प्ले यहां ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। बलबन एक्चुअली गद्दी पर खुद नहीं बैठा, इसने अलाउद्दीन मसूद शाह को, इसी के पोते को गद्दी पर बैठाया और कहा जाता है बलबन ने 1246 में मसूद शाह को गद्दी से हटा दिया और उसने नसीरुद्दीन को गद्दी पर बैठाया। 66 तक गद्दी पर रहता है। तब तक बलबन जो है अपनी सारी पावर जो है अपने हाथों में रखता है और नाम मात्र का शासक कौन रहता है? नसीरुद्दीन महमूद शाह। बलबन ने अपनी लड़की का ब्याह इसके साथ कर दिया था, क्योंकि बलबन बूढ़ा था। बलबन सरदार था इसीलिए गद्दी पर नहीं, बलबन गुलाम था इसीलिए गद्दी पर नहीं बैठ रहा था। इसलिए इसके पोते को ही इसने गद्दी पर बैठाया। इसलिए इसने इसके पोते को ही गद्दी पर बैठाया। और उसके बाद जो कहानियां थी वो आप आगे देखो। चूंकि नसीरुद्दीन महमूद एक धर्मपरायण व्यक्ति था, वह टोपियां बेचकर अपना, टोपियां जो लगाई जाती है वह टोपियां बेचकर अपना जीवन निर्वाह किया करता था। बलबन ने अपनी लड़की का ब्याह नसीरुद्दीन मसूद शाह के कर दिया था। उसे इतिहास में दरवेश राजा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि टोपियां बेचकर अपना जीवन यापन चलाता था। मिनहाज-उस-सिराज उसका दरबारी कवि था और मिनहाज-उस-सिराज काजी के पद पर था। किसके? नसीरुद्दीन महमूद के पीरियड। काजी का मतलब होता है जज के पद पर था। और उसने मिनहाज-उस-सिराज ने जो तबकात-ए-नासिरिया अरबी भाषा की किताब है जो उसने रचना की थी, उसने किताब नसीरुद्दीन महमूद शाह को समर्पित की थी। बोले कि हमने अपने स्वामी की याद में लिखी है। नसीरुद्दीन के शासनकाल में बलबन ने ही 40 सरदारों का गुट, आप ध्यान करो, हमने इल्तुतमिश से बताया था कि इल्तुतमिश ने चहलगामी, सुल्तान तुर्क चहलगामी 40 सरदारों का गुट एक जो प्रारंभ किया था, उस गुट को समाप्त करने का श्रेय यहां बलबन को जाता है। बलबन वो 40 सरदारों के गुट को समाप्त कर देता है और उसके बाद में 1266 में नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। 1266 में नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि इसके कोई संतान नहीं थी नसीरुद्दीन महमूद की, इसलिए सारी राजपाट और सारा सब कुछ 74 वर्ष की अवस्था में बलबन गद्दी पर बैठता है। बलबन 1266 से 1287 तक ही रहता है। मोटे मोटे तौर पर आप देखोगे 10 साल लगभग रहता है, लेकिन बूढ़ा था। कहा जाता है कि बलबन एक वीर योद्धा था। इसने 1266 से लेकर 1287 तक शासन किया, बट इसी के शासन में बैठते ही दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश में बलबनी वंश की स्थापना होती है। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। कई बार पूछ दिया जाता है यूपीपीसीएस वगैरह में, बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन, ध्यान कर लेना। बलबन एक वीर योद्धा
और मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। बलबन एक वीर योद्धा था और दिल्ली पर मंगोल आपको बताता हूं, पहले आपको लास्ट क्लास में मैं बता के आया हूं कि चंगेज खान के नेतृत्व में गोबी रेगिस्तान जो चाइना के उस पार एक मंगोलिया कंट्री पड़ता है, मंगोलिया देश, वहां के आसपास कबीलों ने कुछ सेना इकट्ठी की थी जिनका हेड था तुम्हारा चंगेज खान। ठीक, तो बलबन के ही दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन रहा करते थे। कहा जाता है कि अमीर खुसरो को भारतीय इतिहास में तोतिया हिंद के नाम से जाना जाता है। इसने 40 सरदारों के गुट को समाप्त कर दिया। किसने? बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। अबाउट अमीर खुसरो के बारे में चर्चा कर रहा हूं। अमीर खुसरो एक्चुअली 1253 में, अमीर खुसरो का जन्म 1253 में यूपी के बदायूं के पटियाली गांव में होता है। उसे भारतीय इतिहास में तूतिया हिंद के नाम से जाना जाता है। तूतिया हिंद का मतलब होता है, ठीक, तूतिया हिंद का मतलब होता है छोटा। ठीक, मतलब बचपन से ही चीजों में हुनर दिखाने वाला। इसने सितार व तबला का आविष्कार किया था। अमीर खुसरो को भारत में सितार व तबला का इन्वेंटर माना जाता है। इसने सिजदावार पागोस, किसने? बलबन ने। अमीर खुसरो का इतना ही, अब आगे बलबन का फिर पॉइंट है। सिजदा, चूंकि हमने एक समझ लो ध्यान से, अमीर खुसरो का हमने जिक्र इसलिए किया क्योंकि अमीर खुसरो मुस्लिम इतिहास में एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके लेखन से दिल्ली सल्तनत की पुख्ता जानकारी मिलती है। इसने बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक लगभग दिल्ली के 8 सुल्तानों का इसने दरबार देखा था और दिल्ली के 8 सुल्तानों की शोभा बढ़ाता रहा है। कौन? अमीर खुसरो। अब आते हैं बलबन पे। बलबन ने सिजदा और पागोस, सिजदा का मतलब होता है घुटने पर बैठकर झुकना, और पागोस का मतलब होता है घुटने पर बैठकर अपने सुल्तान के चरण चुम्बन करना। यानी सिजदा और पागोस, घुटने पर बैठकर सुल्तान के चरण चुम्बन की प्रक्रिया बलबन ने स्टार्ट की थी। ईरानी परंपरा का त्योहार नौरोज फेस्टिवल जो है, नौरोज त्योहार जो फारसी धर्म को मानने वाले हैं वो नौरोज त्योहार मनाते हैं। उसने ईरान में जाकर फारसी धर्म को मानने वाले, ठीक, ये चीज ईरानी धर्म परंपरा में नौरोज त्योहार है, उसको चलाया था। विरोधियों को कुचलने के लिए उसने आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, लव एवं रक्त की नीति चलाई थी। किसने? बलबन ने। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्टेटमेंट है ये। विरोधियों को कुचलने के लिए बलबन ने लव एवं रक्त, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी चलाई थी। ओके, बलबन ने दिल्ली के आसपास में मेवाती डाकुओं का दमन किया था। पहले भी आपको बता चुका हूं मैं। इल्तुतमिश और बलबन, इन दोनों का रोल यह है कि दिल्ली के आसपास जितना जंगल था, और दिल्ली के आसपास जंगल को साफ करवाने के लिए दिल्ली के आसपास का जंगल सारा साफ करवाया। उसके साथ साथ वहां परमानेंट चौकियां बसवाई गई, ठीक, डिपार्टमेंट बनाए गए। उन डिपार्टमेंट के आधार पर वहां लोकल पुलिस की तैनाती की गई और वहां पर नागरिकों की सुरक्षा की गई। बहुत से सुधारात्मक कार्य भी किए हैं। आप सतीश चंद्रा इस पे काफी कुछ लिखते हैं। बलबन का शासन, ठीक, बलबन का शासन का आधार कुरान था। यानी बलबन कुरान के नियमों के आधार पर शासन करता था। इसने दीवाने अर्ज, जिसको मिलिट्री डिपार्टमेंट, सैन्य विभाग, और दीवाने बिजारात, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मिलिट्री डिपार्टमेंट एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट फाउंडेड बाई या क्रिएटेड बाई बलबन इन हिज कोर्ट। ओके, बलबन की डेथ के बाद तुर्क सरदारों ने कैकुबाद को बैठाया। वह मात्र 18 वर्ष का था। उसने कैकुबाद ने एक्चुअली गलती कर दी कि उसने गैर तुर्क सरदार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को अपना सेनापति बना दिया, लेकिन लकवा मारने के कारण कैकुबाद की मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसके बाद शमसुद्दीन कुमर्स जो है, वो मात्र 3 वर्ष का कैकुबाद का बेटा है, वो गद्दी पर बैठता है। और जो उसका सेनापति था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उसने इसका फायदा उठाते हुए शमसुद्दीन कुमर्स, इंग्लिश में लिखा, शमसुद्दीन कुमर्स को, जो 3 साल का बालक था, उसको जान से मार दिया। और उसके बाद यहां से गुलाम वंश अथवा बलबनी वंश, गुलाम वंश में बलबनी वंश आता है, गुलाम वंश अथवा बलबनी वंश का हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है और यहाँ से एक नए वंश की शुरुआत होती है। वो नया वंश कौन है? खिलजी वंश। अगली क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से खिलजी डायनेस्टी रहता है
खिलजी डायनेस्टी में आप ये पढ़ेंगे खिलजी। खिलजी वंश में आप 1290 से लेकर 1320 तक आप पढ़ेंगे। इसमें हम एक्चुअली होते तो 3 हैं बट इंपॉर्टेंट 2 ही हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसमें हम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की आपसे चर्चा करेंगे और अलाउद्दीन खिलजी की चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन का इतिहास बड़ा ही यूनिक हिस्ट्री है। अलाउद्दीन के बारे में चर्चा करेंगे। ये 2 है, इन 2 को कंप्लीट करते हुए अगले लेक्चर में आपको बताएंगे किस तरह से 1290 से 1320 तक खिलजी डायनेस्टी का शासन रहता है, जिसमें अलाउद्दीन सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। आई होप I hope all doubts will be cleared from here. All doubts will be cleared from here regarding slave dynasty. Okay, regarding slave dynasty and Balwani dynasty. Basically, 8 and 9 rulers crown on Delhi Sultanate, crown on seat of Delhi Sultanate from 1206 to 1290. Okay, this period is known as in Indian history slave dynasty. Basically, slave dynasty founded by Qutbuddin Aibak. Qutbuddin Aibak from Qutbuddin Aibak in 1206 and till maintain 1206 to 1290 और 90 तक ये बनी रहती है। इस तरह से गुलामों के इतिहास को मैंने इन 3 लेक्चर के माध्यम से पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ये पार्ट 3 चल रहा है। इसमें आप ढंग से देखेंगे तो किस तरह से आपका जो पूरा जो है गुलामों के इतिहास को मैंने कवर किया। और डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे और हमेशा के लिए दिल्ली सल्तनत है वो आपका कवर हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, आपको लास्ट तक बने रहना। देखो, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, जब मैंने हिस्ट्री आज स्टार्ट ही की है तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक टाइम लाइन पे काम करेंगे। किस प्रकार का टाइम लाइन? मैंने आपको बताया था कि हम 1206 से लेकर 1947 तक चलेंगे। इतिहास आपके लिए कठिन जब हो जाता है, जब हिस्ट्री की आप डेट से आप नफरत करने लगते हो और डेट से नफरत होते होते तुमको डेट से प्यार हो जाएगा। और देखिए आप किस तरह से 1206 से लेकर 1947 तक का सफर आप तय करते हो। हमसे पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी इतिहास में बुरी महसूस नहीं करता है। हजारों विद्यार्थियों को मैंने देखा है, हजारों विद्यार्थी जो पढ़े हैं वो आज भी इतिहास के विशेषज्ञ हो चुके हैं अपने अपने क्षेत्र के। इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1206 से चलेंगे, यहां चूंकि 1206 से लेकर 1526 तक 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत रहता है। उसके बाद 1506 से लेकर 1526 से लेकर 1857 तक पूरा मुगल रहेगा और मोटे मोटे तौर पर कुल मिलाकर छोटे बड़े 18 मुगल शासक गद्दी पर बैठेंगे और उतरेंगे। और उसके बाद हम 1857 तक और इसी पर बीच में 1600 के आसपास अंग्रेज भारत में दस्तक देते हैं जहांगीर के पीरियड में। उस टाइम मुसलमानों की सत्ता भारत में कमजोर पड़ने लगती है और उन्होंने यहाँ दखलंदाजी की। और इस तरह से 1857 की में जब क्रांति होती है तो बहादुर शाह जफर को रंगून में निर्वासित कर दिया जाता है। वहां उसकी मृत्यु 1862 में रंगून में हो जाती है। तो इस तरह से इतिहास का जो इंटरेस्टिंग पोर्शन है, इंटरेस्टिंग पार्ट है, आपको बने रहना है लास्ट क्लास तक। इस तरह से लास्ट क्लास तक जब आप बने रहोगे तो 1206 से लेकर बेसिकली और थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हमने पहले आपको बता दिया 1000 से लेकर क्योंकि 1191, 1192, 1194 को होते हुए और महमूद गजनवी के 17 आक्रमणों को लेते हुए 1000 ईस्वी से लेकर 1940 से तक टाइम लाइन घटनाओं का क्रम क्या रहा, अगर आप इसको ढंग से समझोगे तो मुझे उम्मीद है कि इतिहास में हमेशा के लिए आपकी पकड़ बच जाएगी। और देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूं कि चाहे आप आईएएस की तैयारी करें, चाहे आप पीसीएस की तैयारी करें और चाहे आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करें, यूपीएससी वाले या जो पीसीएस वगैरह के लिए भी सोच रहे हैं या भूमिका बना रहे हैं, उन लोगों के लिए हिस्ट्री से हमेशा वेटेज रहता है। मैं आपको बताता हूं, आपकी डिग्री क्या है नो मैटर, बट आपको इतिहास का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि वहां जो मेंस जो डिस्क्रिप्टिव होता है, जो आंसर राइटिंग पे सिलेक्शन, जिसका आधार ही आंसर राइटिंग होता है, वहां आपका जीएस पेपर बनने में काफी रोल प्ले करता है। ऑप्शनल जो चुनते हैं उनके लिए तो
रामबाण साबित होता है। इस तरह से आप लास्ट क्लास तक बने रहेंगे और हिस्ट्री के सारे डाउट्स एंड सारे क्लैरिफिकेशंस विल बी क्लियर्ड फ्रॉम हियर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।